हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैनवू अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात किया था कि एग्रोकेमिकल्स या कृषि रसायन जो होते हैं वो किस प्रकार से प्रदूषण फैलाते हैं। आज हमारा अगला टॉपिक रहेगा जो कि शायद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि कीटनाशियों के प्रति कौन कौन सी अपने को सावधानियां रखनी चाहिए कीटनाशियों का जब उपयोग करते हैं। और कीटनाशी जो होते हैं वो जीवों पर और मृदा पर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सावधानियां। देखो, नॉर्मल नॉर्मल सी बातें हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। सावधानी यानी प्रिकॉशंस। तो सबसे पहले बात करें सावधानियों में, तो सबसे पहले सावधानियां जो है अपने को आती है उर्वरक के संबंधित, यानी कि फर्टिलाइजर से संबंधित अपने को कौन सी सावधानियां रखनी है। फर्टिलाइजर से संबंधित, तो फर्टिलाइजर से संबंधित जो पहली सावधानी है फिलहाल तो ये है कि इसका उपयोग जो है अपने को संतुलित मात्रा में, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही करना है। दूसरा ये है कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जो है एक साथ डालने के बजाय किस्तों में या इंस्टॉलमेंट्स में ऐड करना चाहिए। जैसे कि आपने बुआई से पहले आधा यूज कर दिया, उसके बाद में जो आधा रह गया उसके फिर दो हिस्से कर दिए और अलग अलग फेज में उसको प्रोवाइड करवाना। उसके अलावा अगर अपने बात करें तो अपने को यहाँ पर ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो उर्वरक अपने यूज कर रहे हैं उसमें देसी खाद, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद वगैरह का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। और नाइट्रोजन और पोटास वाले जो उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका उपयोग गहरी सतह में या डीप अपने कह सकते हैं कि प्लांट की रूट्स के अंदर करना चाहिए और आवश्यकता से ज्यादा नहीं करना चाहिए। फिर आते हैं भूमि से संबंधित। ये तो जो थे वो किसके संबंधित थे। और दूसरा जो आता है वो आता है भूमि से संबंधित यानी लैंड से संबंधित। कौन कौन से अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो पहले ध्यान रखना कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली दलहनी फसलों की बुआई करनी चाहिए, यानी कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली जो क्रॉप्स होती है उनके अपने को फार्मिंग करनी चाहिए, जिससे क्या होगा नेक्स्ट जो अपनी क्रॉप होगी उसके लिए अच्छा होगा। दूसरा है कि क्रॉप साइकिल जो है वो अपने को अपनाना चाहिए, और यानी फसल चक्र अपनाना चाहिए। और मिट्टी पलटने वाले हल से पहले ही जुताई करनी चाहिए, यानी कि जो सॉइल को होल्ड कर देते हैं, नीचे वाले सॉइल को ऊपर ले आ जाते हैं, ऊपर वाले सॉइल को नीचे ले आ जाते हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। फिर आते हैं नाशकीय संबंधित या पीड़कनाशी से संबंधित। पीड़कनाशी से संबंधित यानी पेस्टिसाइड्स के बारे में। तो देखो, सबसे पहला तो ये है कि इनको आवश्यकता अनुसार यूज करें, जितनी रिक्वायरमेंट है उसी के साथ यूज करना है। और अगर हो सके पॉसिबल तो ज्यादा से ज्यादा जो जैविक कीटनाशक होते हैं या बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड होते हैं उनका यूज करना चाहिए। और जो रेजिस्टेंट क्रॉप्स होती है उनका यूज करना चाहिए, यानी कि ऐसी क्रॉप्स की वैरायटीज का यूज करना चाहिए, ऐसी फसल की किस्मों का यूज करना चाहिए जो रोगों के लिए प्रतिरोधक क्षमता रखती हो, यानी कि जिसमें किसी भी डिजीज के लिए रेजिस्टेंस हो। उसके अलावा अगर अपने बात करें तो जो पेस्टिसाइड बनाने वाली जो कंपनियां वगैरह होती है उनके ऊपर जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उन्हीं से संबंधित जो नियम वगैरह होते हैं उनका अच्छे से पालन करना चाहिए। और सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका यूज और जो नियम वगैरह बनाए गए उनका अच्छे से पालन किया जाए। ये कुछ एक है। और बीज उपचार में ट्राइकोडर्मा और जैविक विधियां जो यूज करनी चाहिए, यानी कि जब सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें ट्राइकोडर्मा जैसे और जैविक विधियां जो होती है यानी बायोलॉजिकल मेथड्स होते हैं उनका यूज करना चाहिए। ये कुछ एक हैं इसके बारे में। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि अपने खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग कम करना चाहिए, यानी जो फूड वाली क्रॉप्स होती है उसमें जो पेस्टिसाइड है उसका यूज कम करना चाहिए। और जो नॉर्मल पब्लिक होती है उनको ये बताया जाना चाहिए कि कीटनाशक होते हैं यानी पेस्टिसाइड वगैरह के जो बुरे प्रभाव होते हैं यानी बैड इफेक्ट्स होते हैं उससे कैसे बचा जा सकता है। और एक अपने खरपतवार नाशक यानी कि वीडिसाइड यूज करें, उससे अच्छा ये है कि हम कुछ ऐसा अपनाएं या ऐसा तरीका करें जिससे कि क्या हो कि जो खरपतवार पैदा हो रहे हैं वो पैदा होना ही क्या हो जाए, कम हो जाए। ये हो गया इसके अंदर। अब जो है इसके अंदर ना आप देखना, जो पेस्टिसाइड के डिब्बे अपने घर पे लेकर आते हैं खेती वगैरह में तो उनके ऊपर एक ट्रायंगल बना होता है इस कलर का, देखो
तो देखना इस तरह का एक ट्रायंगल बना होता है। अगर लाल रंग का ट्रायंगल बना हुआ है इसका मतलब वो बहुत अधिक जहरीला है। और यहाँ पर देखना लिखा होता है विष, क्या लिखा होता है, विष। यही वो इच्छा वाला विष नहीं है, ये जहर की बात हो रही है, यानी पॉइजन। ठीक है, तो अगर लाल रंग का ट्रायंगल बना है इसका मतलब अत्यधिक जहरीला है, एक्सट्रीमली अपने कह सकते हैं कि पॉइजनस है, अत्यधिक जहरीला। अगर वहां पर लाल कलर का न बन के अगर येलो कलर का बना हुआ है, किस कलर का बना हुआ है, येलो यानी पीले रंग का बना हुआ है, मतलब अधिक जहरीला यानी मोर पॉइजनस, अधिक जहरीला। और वहां पर मान लो कि येलो कलर का नहीं बना हुआ है, वहां पर बना हुआ है, आप ये मान लो कि चमकीला नीला रंग का, चमकीले नीले रंग से बना हुआ है, चमकीला नीला रंग का बना हुआ है, इसका मतलब है कि वो मध्यम जहरीला है, यानी मॉडरेटली पॉइजनस है। और अगर बात करें सबसे लास्ट में जो इसमें आता है वो आता है हरा, चमकीला हरा जो होता है, चमकीला हरा, हरा इसका मतलब भाई कम जहरीला है, क्या है, कम जहरीला। तो ये वार्निंग साइंस होते हैं जो उसके ऊपर लिखे होते हैं। उसके बाद में आती है प्रतीक्षा अवधि, वेटिंग पीरियड। क्या आती है, प्रतीक्षा अवधि। क्या होती है प्रतीक्षा अवधि, वो समझो ध्यान से। प्रतीक्षा अवधि बेसिकली होती है कि अपने कीटनाशक के उपयोग यानी पेस्टिसाइड के यूज, कीटनाशक के उपयोग व फसल काटने के मध्य का समय, फसल काटने के मध्य का समय जो होता है वो क्या होता है, प्रतीक्षा अवधि या वेटिंग पीरियड। यानी कि पेस्टिसाइड का अपने यूज कर लिया, उसके बाद में क्रॉपिंग करने के बीच का जो टाइम होता है, यानी फर्टिलाइजर यूज करने के बाद में क्रॉपिंग करने के लिए जितने टाइम पीरियड का अपने को वेट करना पड़ता है उसको क्या बोला जाता है, वेटिंग पीरियड। क्या बोलते हैं, वेटिंग पीरियड। अब ये जो है हर एक क्रॉप के लिए अलग अलग होता है, कुछ से क्रॉप्स हर एक पेस्टिसाइड के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। जो पेस्टिसाइड ज्यादा टॉक्सिक होते हैं उसमें ज्यादा टाइम लगता है, और जो पेस्टिसाइड कम टॉक्सिक होते हैं उसमें टाइम क्या लगता है, कम। और ये जो है आपके बुक में पेज नंबर 126 नंबर जो पेज है उसके ऊपर दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है जो आपको अच्छे से याद करनी है। जैसे कि यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो इंडोसल्फान 36 EC जो है उसमें 10 से 12 दिन की जो प्रतीक्षा अवधि होती है। वहीं एल्ड्रिन जो होती है उसमें 10 से 20 दिन की, DDT जो होती है उसमें 10 से 20 दिन का जो है प्रतीक्षा अवधि होती है। फोरेट जो है उसमें 25 से 30 दिनों तक की प्रतीक्षा अवधि होती है। तो ये इसमें जो है कुछ एक दे रखे हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये होगी इसकी प्रतीक्षा अवधि से रिलेटेड क्वेश्चन जो है जो कि पूछे जाते हैं, और ये टेबल बच्चों आपको याद करनी है क्योंकि ये कई बार पूछी जाती है। अब इसके बाद में इसमें जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो लास्ट आता है वो आता है कि पीड़कनाशियों का मृदा में स्थायित्व और मृदा जीवों पर प्रभाव। पीड़कनाशियों का मृदा में स्थायित्व, पीड़कनाशियों का मृदा में स्थायित्व, यानी स्थायित्व का मतलब होता है स्टेबिलिटी या परसिस्टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, परसिस्टेंस भी बोला जा सकता है। ये भी एक ही मतलब है इसका, परसिस्टेंस। अब क्या होते हैं ये देखते हैं इसके बारे में। इसका मतलब होता है कि कोई भी पीड़कनाशी अपने खेत में जो यूज किए वो कितने समय तक मृदा में रहेगा या कितने समय के बाद मृदा से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ध्यान रखना जितने भी अपने क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन पड़े हैं वो सारे के सारे जो है काफी लंबे समय तक रहते हैं। जैसे DDT हो गया, BHC हो गया, ये बहुत अधिक समय तक मृदा में रहते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर अपने मृदा में स्थायित्व की, तो जो डाई हेप्टाक्लोर होता है, क्या होता है, हेप्टाक्लोर,
ये ध्यान रखना मर्दा में कितने समय तक बना रहता है, लगभग 9 वर्ष। ठीक है। उसके बाद में दूसरा अगर इसमें बात करें अपने हेप्टाक्लोर के बाद में दूसरा आता है एल्ड्रिन और डाई एल्ड्रिन। एल्ड्रिन व डाई एल्ड्रिन, डाई एल्ड्रिन, ये भी लगभग 9 वर्षों तक मृदा में बना रहता है। उसके बाद में बात करें डीडीटी और बीएचसी की। डीडीटी और बीएचसी ये लगभग 11 वर्षों तक मृदा में बने रहते हैं। और उसके बाद में क्लोरोडेन जो है वो 12 वर्ष, डाईयूरोन 19 माह, क्लोरोडेन 12 वर्ष। और जो डाईयूरोन होता है, क्या होता है, डाईयूरोन, डाईयूरोन ये लगभग 19 माह यानी 19 महीने यानी 19 मंथ तक बना रहता है। एट्राजिन करके एक आता है, वो कितने माह तक होता है, 18 माह तक। और उसके बाद में आता है 2,4-D। तो 2,4-D जो है वो 14 से लेकर लगभग आप ये मान के चलो 30 दिन तक रहता है। 14 से लेकर 30 दिन। 2,4-D कम समय तक रह रहा है। और 2,4-D की खास बात क्या है, 2,4-D को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 2 मतलब 2 हफ्ते यानी 14 दिन, 4 मतलब 4 हफ्ते यानी लगभग 28 से 30 दिन। तो उस हिसाब से इसको याद किया जा सकता है। तो बच्चों इसी के साथ आपका जो है ये चैप्टर नंबर 9 जो है क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमारी ऐप भी जब लाइव हो चुकी है तो आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पर आपको डेली बेसिस पर क्विजेस देखने को मिलती रहेंगी। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।